Good morning, students. Today in lecture 5, I will discuss with you what is the trading procedures in stock market and what are the functions of SEBI and what is SEBI. Now, trading procedure on a stock exchange. यानी आजकल क्या होता है, आजकल जो ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज नाउ एग्जीक्यूटेड थ्रू एन ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। कहते पहले पुराने जमाने में मटेरियल फॉर्म में ट्रेडिंग होती थी, यानी सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए एक सर्टिफिकेट सा आता था। जब हम शेयर खरीदते थे तो एक सर्टिफिकेट घर में हमारे पास आता था कि ये हमारा प्रूफ होता था कि हमने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। बट आजकल जो ट्रेडिंग है ये ऑनलाइन है, स्क्रीन बेस्ड है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है। अब कोई मटेरियल फॉर्म नहीं, डीमेटेरियलाइज हो चुका है सब कुछ। यानी एक अकाउंट खुल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसी में हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स प्लस अगर खरीदेंगे तो प्लस हो जाएंगे, बेचेंगे तो माइनस हो जाएंगे। ऑल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर डन थ्रू अ कंप्यूटर टर्मिनल। जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग है शेयर्स और डिवेंचर्स की, और कंप्यूटर के थ्रू होगी। एंड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी इज डन थ्रू ब्रोकर्स हु आर मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। और ट्रेडिंग किसके थ्रू होती है? ब्रोकर्स के थ्रू होती है जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। यानी हमें एक ब्रोकर्स के साथ कांटेक्ट रखना होता है और वही हमारे सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने में हेल्प करते हैं। एंड सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होता है? जो बैंक जिसके पास हम जिसके थ्रू हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, दिस इज नोन एज डिपॉजिटरी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बस एक एंट्री प्लस की और माइनस की होती रहती है। वहाँ बस एक वहां लिखा जाएगा इतने शेयर्स आ गए, इतने शेयर्स चले गए, कोई मटेरियल फॉर्म इसमें नहीं होती। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू ट्रेड शेयर्स या हाउ टू ट्रेडिंग ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स इन द सिक्योरिटी मार्केट। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसकी प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। ये सबसे पहले हमें जब भी सिक्योरिटीज को खरीदना है, हमें एक ब्रोकर की सिलेक्शन करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू ट्रेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। इस स्टॉक एक्सचेंज में जब भी ट्रेडिंग करनी है तो क्या करना पड़ता है? एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ता है। एक ब्रोकर इज सिलेक्टेड हु शुड बी इन अ मेंबर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। वो एक स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना कंपलसरी है। यानी जो भी ब्रोकर्स को हम अपॉइंट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए। एज दे कैन ओनली ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि मेंबर ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो इन फर्स्ट स्टेप क्या करना है? अ ब्रोकर इज टू बी सिलेक्टेड। ब्रोकर को सिलेक्ट करना है हु विल बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स। वही जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को खरीदेगा और बेचेगा। इन सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रोकर को सिलेक्ट करना है। एंड ब्रोकर्स में बी इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कॉर्पोरेट बॉडीज। ब्रोकर कोई भी हो सकता है, कि अकेला पर्सन भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज भी हो सकते हैं। द इन्वेस्टर हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। यानी इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा? ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट है, उसे साइन करना पड़ेगा। एंड अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी साइन करना पड़ेगा बिफोर प्लेसिंग इन ऑर्डर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज। यानी सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने से पहले एक एग्रीमेंट होता है, वो साइन करना पड़ेगा। एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नीड टू बी फर्निश्ड बाय द इन्वेस्टर। और ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। एक तो पैन नंबर चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, सेकंड डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, थर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, एंड डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स। डिपॉजिटरी मतलब जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, एंड क्लाइंट कोड नंबर इन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये सारी इंफॉर्मेशन है जो कि एक इन्वेस्टर को फर्निश यानी पूरी करनी पड़ती है। नाउ सेकंड पॉइंट इज ओपनिंग डीमेट अकाउंट। यानी पहले तो ब्रोकर की सिलेक्शन कर ली, अब ब्रोकर के पास क्या खोलना पड़ेगा? डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट होता है डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट, यानी मटेरियल फॉर्म में नहीं है। अब सारी जितनी भी सिक्योरिटीज है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, यानी इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, यानी डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। यानी बेनिफिशियल ऑनर अकाउंट भी कहते हैं इसे, विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज इन द डीमेट फॉर्म। यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास एक अकाउंट खोलना पड़ता है जो कि सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने के काम आता है। ही विल आल्सो हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट भी खोलना होता है फॉर कैश ट्रांजेक्शंस इन द सिक्योरिटी मार्केट। एंड डीमेट अकाउंट क्या है? इट इज एन अकाउंट विद डिपॉजिटरी, किसी बैंक के पास खोलना पड़ता है इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर्स के नाम से, टू होल्ड सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर ट्रेडिंग पर्पसेज। ताकि सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदने और बेचने के लिए जो अकाउंट एक डिपॉजिटरी यानी किसी बैंक के पास, किसी इंस्टीट्यूशन के पास खोला जाता है, दैट इज नोन एज डीमेट अकाउंट।
The process of holding securities in an electronic form is called dematerialization. Sometimes 1 mark question is asked in the exam. What is dematerialization? The process of holding securities in an electronic form is called dematerialization. Now third point is placing the order. अब अकाउंट खुल के अब क्या करना है, इन्वेस्टर क्या करेगा, ऑर्डर को प्लेस करेगा. द इन्वेस्टर देन प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर. ब्रोकर के पास एक ऑर्डर प्लेस करेगा सिक्योरिटीज को बाय और सेल करने के लिए. एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी गिवन अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स. ये बिल्कुल क्लियर बताएगा कितने शेयर्स खरीदने हैं उसको. एंड एट द प्राइस एट विच शेयर्स वुड बी बोट और सोल्ड. और कितने रेट पर कितने प्राइस पे बेचने या खरीदने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन वो ब्रोकर को बताएगा. एन ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इज इशू टू द इन्वेस्टर बाय द ब्रोकर. फिर जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो ब्रोकर भी एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इशू करके इन्वेस्टर्स को देगा. नाउ फोर्थ पॉइंट इज एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर. अब कंफर्मेशन स्लिप होगी तो ब्रोकर देन क्या करेगा, विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा एंड मैच द शेयर्स एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल. जिस रेट पर जिस प्राइस पे जो शेयर्स वो खरीदना चाहता है किस कंपनी के, वो चेक करेगा. When the shares can be bought or sold at the price mentioned, जिस रेट पे जो भी प्राइस है, जिस प्राइस पे जो शेयर्स को खरीदा या बेचा जाएगा, it will be communicated to the broker's terminal and the order will be executed electronically. तो जिस ब्रोकर के पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी वो सारा ऑर्डर किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा. फिर ब्रोकर क्या करेगा, द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर को देगा कि आपके इस रेट पे इतने प्राइसेस, इस प्राइस पे इतने शेयर्स बाय कर लिए गए या सेल कर दिए गए हैं. आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, ट्रेड होने के बाद द ब्रोकर इशूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट विद इन 24 आवर्स. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट इज लीगली एनफोर्सेबल and helps to settle disputes claims between the investors and the brokers. इन 24 आवर्स के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा, ब्रोकर इशू करेगा. वो एक बात का प्रूफ है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट दोनों में हो जाता है तो एक प्रूफ माना जाता है जिसके अगेंस्ट कोई लीगली कोई भी एक्शन लेना हो तो ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेटलमेंट. नाउ लास्ट पॉइंट इज सेटलमेंट. नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड एंड पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट. अब क्या करेगा, जो शेयर्स उसने बेचे उसके अकाउंट से डिलीवर हो जाएंगे और अगर शेयर खरीदे तो उसके अकाउंट से कैश डिलीवर हो जाएगा. दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर द रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट नोट. ये कॉन्ट्रैक्ट नोट के इमीडिएटली बाद होता है और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज. या जो है जिस डेट को वो पेमेंट होती है, डिलीवरी होती है, उससे पहले. दिस इज कॉल्ड द पे इन डे. इसे क्या बोलते हैं, जिस डे को पेमेंट की जाती है, दैट डे इज नोन एज पे इन डे. एंड कैश इज पेड फॉर और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे विच इज बिफोर द T+2 यानी ट्रेडिंग +2 डे एज द डील हैज टू बी सेटल्ड एंड फिनिश्ड ऑन द T+2 डेज. कि 2 दिन का टाइम दिया जाता है. द सेटलमेंट साइकिल इज ऑन T+2 डे ऑन अ रोलिंग सेटलमेंट बेसिस विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2003 से ये सेट हुआ था T+2 ट्रेडिंग +2 डेज. On T+2 day, the exchange will deliver the shares or make payment to the other brokers. This is called the payout day. And the broker then has to make payment to the investor within 24 hours to the payout day. This is the trading procedure on a stock exchange. Now, what is depository? The depository is an institution or organization, मैंने पहले ही बताया आपको, which holds securities, shares, debentures, bonds, mutual fund in electronic form and in which trading is done. इन जिस इंस्टीट्यूशन के थ्रू अब शेयर्स को और डिबेंचर्स को या बॉन्ड्स को या म्यूचुअल फंड्स को बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में की जाती है, उस इंस्टीट्यूशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को डिपॉजिटरी बोलते हैं. यानी डिपॉजिटरी जस्ट लाइक अ बैंक, एक बैंक हो सकता है. कीप्स मनी इन सेफ कस्टडी फॉर कस्टमर्स. यानी एक तरह का बैंक ही माना जाता है जो कस्टमर्स के मनी को सेव करता है, सेफ कस्टडी में रखता है. सो डिपॉजिटरी कीप्स सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स. यानी इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर सारी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है डिपॉजिटरी. इन इंडिया देयर आर 2 डिपॉजिटरीज. वन इज NSDL. NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेकंड वन इज CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. नाउ व्हाट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? SEBI. It is also known as SEBI. ये SEBI क्या है? SEBI was established by the
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988। इस सेबी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है 12 अप्रैल 1988 में की थी एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। इसकी सेबी की एस्टेब्लिशमेंट क्यों की है? ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, यानी सिक्योरिटीज मार्केट की ग्रोथ के लिए, ताकि कोई बेईमानी ना हो, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। सेबी को एक वॉच डॉग की डेफिनेशन दी गई है, ये पूरा देखती है, देख रेख रखती है शेयर मार्केट की, कहीं कोई फ्रॉड, कहीं जो माल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही। इट वॉज गिवन अ स्टेटूटरी स्टेटस ऑन 30 जन 1992। यानी इसकी एस्टेब्लिशमेंट तो 88 में हुई थी, लेकिन इसको स्टेटस का मिला, स्टेटरी स्टेटस 30 जून 1992 थ्रू एन ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस पास किया गया which was later replaced by an act of parliament known as the SEBI Act 1992, जिसको बाद में SEBI Act 1992 का नाम दिया गया। Its main purpose is to protect investors from trading malpractices, price rigging, prices में हेरफेर करना, insider trading। यानी सेबी से पहले क्या होता था कि जो ब्रोकर्स होते थे, एजेंट होते थे, वो इन्वेस्टर्स को चीट करते थे, सिक्योरिटीज को ज्यादा रेट पे बेच देना, कम रेट पे परचेज कर लेना। तो इसलिए सेबी की एस्टेब्लिशमेंट की गई ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। एंड इट्स हेड ऑफिस इज लोकेटेड इन मुंबई, इसका हेड ऑफिस का मुंबई में है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी? सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटी मार्केट टू प्रमोट द ऑर्डरली फंक्शनिंग। यानी इसका मेन पर्पस के स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना ताकि फंक्शंस इसका प्रॉपर वे से ऑर्डरली फंक्शन होना चाहिए। And second one is to protect the rights and interest of investors and to guide and educate them. Second point है कि ये क्या करता है कि इन्वेस्टर्स के राइट्स को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें गाइड करता है और उन्हें एजुकेट करती है। एंड थर्ड पॉइंट इज टू प्रिवेंट ट्रेड माल प्रैक्टिसेस सच एज इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग, मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स एटसेट्रा। इन सबको भी, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी सेबी रोकती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप किया जाता है, रूल्स रेगुलेशन डेवलप किए जाते हैं। एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय द इंटरमीडिएरीज लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एटसेट्रा। ये भी बताती है कि ब्रोकर्स के लिए, मर्चेंट बैंकर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इन्हें फेयर प्रैक्टिसेस कैसे करनी होगी, ये सारा कौन बताता है? सेबी। तो सेबी के ये 4 ऑब्जेक्टिव्स है। समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। नाउ नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सेबी। 3 टाइप्स के फंक्शंस है सेबी के। वन इज प्रोटेक्टिव, सेकेंड वन इज डेवलपमेंट फंक्शन। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड थर्ड वन इज रेगुलेटरी फंक्शन। तो फर्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन। यानी प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या है? फर्स्ट यानी प्रोटेक्शन देती है। ये प्रोटेक्शन कैसे करती है? प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन सेकेंडरी मार्केट, फॉर एग्जांपल प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग मैंने बताया ही आपको, एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, जो भी ऐसी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस है इसको सेबी रोकती है। एंड सेकेंड वन इज सेबी प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजेस पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग होती है कि जो कंपनी में डिसीजन लिए जाते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, इनसाइडर्स होते हैं, अगर वो किसी भी डिसीजन को लीक कर देते हैं, तो यानी मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करना। यानी जो भी पर्सन, अगर इंटरनल पर्सन, मान लो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि कंपनी नेक्स्ट टाइम बोनस शेयर इशू करने जा रही है, तो इस इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं। तो यानी इस तरह की इंफॉर्मेशन को रोकना, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन को लीक ना करने देना, अगर कोई करता है तो उसे पेनल्टीज देना। थर्ड वन इज एजुकेट इन्वेस्टर्स, प्रमोट फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटी मार्केट। यानी इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है कि फेयर प्रैक्टिसेस देती है, कोड ऑफ कंडक्ट करती है शेयर मार्केट में। नाउ सेकंड पॉइंट इज डेवलपमेंट फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज डेवलपमेंट फंक्शंस। तो डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट करना मतलब जो शेयर मार्केट को डेवलप कैसे किया जाता है। वन, प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। यानी जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं, जैसे ब्रोकर्स है, मर्चेंट बैंकर्स, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एंड इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर्स को भी एजुकेट किया जाता है, उन्हें नॉलेज दी जाती है कि शेयर मार्केट में कैसे डील करना है। इट अंडरटेक्स मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट्स by adopting a flexible approach. And fourth one is conducting research and
publish information useful to all market participants. जितनी जो information जरूरी है participants के लिए, तो उन सबको research conduct करके उन्हें उन सारी information को publish करना. Now third regulatory functions. तो regulation होता है control करना. कैसे regulate करती है? One is registration of brokers and sub brokers and other player in the market. यानी जितने भी ब्रोकर्स और सब ब्रोकर उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनके मेंबरशिप के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होता है, तो किसी भी तरह की उनके द्वारा कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना की जाए. एंड सेकंड वन इज ट्रेड रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स का भी रजिस्ट्रेशन होता है. एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक बैंकर्स एंड पोर्टफोलियोज एक्सचेंजेस एंड मर्चेंट बैंकर्स. एंड फोर्थ इज इट लेवाई फीस on other charges for carrying out the purposes of the SEBI Act 1992. And fifth point is it performs and exercises such powers under Security Contract Regulation Act 1956 as may be delegated by the Government of India. These are the regulatory भी कह सकते हैं, regulation functions भी कह सकते हैं. Now next, benefits of depository services. जो depository services दी जाती है उसके benefit क्या क्या है? यानी sale and purchase of shares and stocks of any company on any stock exchange. ये टाइम सेव करती हैं, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ease in ट्रेनिंग है, ट्रेडिंग में भी आसानी रहती है, एंड ट्रांसपेरेंसी देती है. ये नो काउंटरफीटिंग ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एंड फिजिकल प्रेजेंस ऑफ इन्वेस्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज एंड रिस्क ऑफ म्यूचुअलाइजेशन and loss of security certificate is eliminated. So these are the benefits of depository services. Today is the last lecture of this chapter and you have to write all these topics in your notebook. Thank you and have a nice day.